नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बजट का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। बजट से पहले आईएमएफ की रिपोर्ट में बड़ा दावा जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि उस दावे के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर में कमी का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो बजट से पहले आईएमएफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की अनुमानित विकास दर में कमी जो है वो आई है। इसका अनुमान जताया गया है। साल 2023 में आर्थिक विकास दर 6.1 रहने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले धीमी विकास दर का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। तो बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की, तो भारत की अनुमानित विकास दर में कमी का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है कि कमी जो है वो पिछले साल के मुकाबले दर्ज की गई है। साल 2023 में आर्थिक विकास दर 6.1 रहने का अनुमान जताया गया है और पिछले साल के मुकाबले धीमी विकास दर का अनुमान जो है वो इस आईएमएफ की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत की अनुमानित विकास दर में कमी आई है। तो साल 2023 में हम एंट्री कर चुके हैं और पिछले साल के मुकाबले धीमी विकास दर का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है और दरअसल 6.1 अभी है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 6.8 जो था वो भारत के अनुमानित विकास दर के जो अनुमान था। फिलहाल इसमें कमी की बात कही जा रही है। 2023 में आर्थिक विकास दर 6.1 और वहीं 2022 की बात करें तो आर्थिक विकास दर 6.8 थी। यानी पिछले साल के मुकाबले धीमी विकास दर जो है वो यहां पर पहले बजट से, अब बता दें कि बजट से पहले आईएमएफ की रिपोर्ट ने यह बड़ा दावा किया है। तो आज से संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद को संबोधित करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी और सत्र की, और दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाएगा पेश। 1 फरवरी को दरअसल केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। आज से संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति मुर्मू पहली बार आज संसद को संबोधित करेंगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का आगाज जो है वो होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है। तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो आज का दिन अहम, बेहद खास। आज से संसद का बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। बहुत ज्यादा जो आम लोग हैं वो चाहते हैं कि बजट इस बार जब आए तो उनके लिए राहत की खबर लेकर के आए। तो आज से संसद का बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत जो है वो होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी और इसके बाद 13 फरवरी वो तारीख, जब 13 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण जो है वो चलेगा। उसके बाद 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं होगी और फिर इसके बाद 13 मार्च से 6 अप्रैल तक दूसरा चरण जो है वो चलेगा। बता दें आपको कि 66 दिनों में सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी, यानी 66 दिन तक सत्र चलेगा। इस दौरान 27 बैठकें होंगी। संसदीय स्थायी समितियां अनुदान की मांगों की जो है वो समीक्षा की जाएगी इस दौरान, और साथ ही साथ अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार करेंगी। तो बड़ी खबर, अहम खबर, आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। अब आपको बता दें कि 1 फरवरी को दरअसल वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। दूसरे चरण में वित्त विधेयक पर चर्चा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा बताएं आपको कि विधेयक के दोनों सदनों से इसे पास कराया जाएगा और दरअसल इस दौरान उम्मीद यह भी है कि सरकार जो है वो कई अहम घोषणाएं भी कर सकती है। और इसके अलावा सरकार का जो फोकस की बात करें तो सरकार का बड़ा फोकस बजट को पारित कराने को लेकर के होगा कि कैसे भी बजट जो है वो पारित हो जाए। यह मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस बजट में सरकार कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है, जिसका इंतजार सभी को है कि सरकार वो कौन सी अहम घोषणाएं होंगी जिसको वो करेगी। और इसके अलावा एक अहम खबर और आपको बता दें कि कई विधेयक ऐसे हैं जिसको इस दौरान हरी झंडी भी मिलेगी और असम विधान परिषद विधेयक 2013 को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक संबंधित कानून को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1992 विधायकों के लिए छोटा परिवार मानदंड जो है इसको हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। और दिल्ली किराया संशोधन विधेयक 1997, दिल्ली किराया निरस्तीकरण विधेयक 2013, रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना, कई ऐसे वो है विधेयक है जिनको आपको बता दें कि हरी झंडी मिलने की उम्मीद की जा रही है इस बजट सत्र के दौरान।
तो बजट की लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ और भी अहम खबरें हैं। दरअसल आज राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस भी है। बता दें आपको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। तो आज राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस है और दरअसल इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का विषय है सशक्त नारी सशक्त भारत। महिलाओं की सफलता का मान करना उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इसमें शामिल होंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आज के दिन हुई थी, यानी 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी जानकी पटनायक और महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा जो था वो इसका मुख्य उद्देश्य था। शिकायतों के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान देना, भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार पर भी समीक्षा करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना, कारागार रिमांड गृहों का निरीक्षण करना और जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है। तो दरअसल कार्यक्रम का विषय आज का जो है एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसका विषय आपको बताने की बेहद खास है सशक्त महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की सफलता का मान करना उद्देश्य है इसका। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। आज नेपाल से आ रही शालिग्राम पत्थर का वो स्वागत करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर गोरखपुर से आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर के गोरक्षपीठ भी पहुंचेंगी देवशिलाएं और साथ ही साथ शालिग्राम शिलाओं की विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। 2 जनवरी को गोरखपुर से अयोध्या पहुंचेंगी ये शिलाएं। चाक चौराहों पर पुष्प वर्षा इस दौरान की जाएगी। देवशिलाओं से श्री राम और माता सीता की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। तो गोरखपुर के गोरक्षपीठ आज ये देवशिलाएं जो है वो पहुंचेंगी और 2 जनवरी को गोरखपुर से अयोध्या पहुंचेंगी ये। तो श्री राम और माता सीता की मूर्ति का इससे निर्माण जो है वो कराया जाएगा। तो दरअसल देवशिलाओं का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, आखिर क्यों खास है ये देवशिलाएं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। 2 देवशिलाओं में एक का वजन 26 टन और दूसरे का 14 टन है। बता दें कि नेपाल के पोखरा स्थित काली गंडक नदी से निकाली गई है ये दोनों शिलाएं और देवशिलाओं से श्री राम और माता सीता की मूर्ति का निर्माण जो है वो किया जाएगा। और इसी दौरान बताएं कि मूर्ति निर्माण के दौरान निकलने वाले कड़ों का समुचित प्रयोग जो है वो किया जाएगा। बताएं आपको कि 26 जनवरी को नेपाल से चली थी ये देवशिलाएं और दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, संत कबीर नगर और बस्ती होते हुए 1 फरवरी को ये अयोध्या पहुंचेंगी। तो क्यों खास है ये देवशिलाएं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हमने कोशिश की कि कैसे इनको कहां से निकाला गया है, कितना इनका वजन है। एक का वजन 26 टन है तो दूसरे का 14 टन है। नेपाल के पोखरा स्थित काली गंडक नदी थी जहां से इन दोनों शिलाओं को निकाला गया है। तो अपने आप में बेहद खास ये हो जाती हैं और इन्हीं देवशिलाओं से आपको बता दें कि श्री राम की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति का जो अनावरण है वो किया जाएगा। तो 1 फरवरी को अब ये दोनों देवशिलाएं जो हैं वो अयोध्या पहुंच जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल का अमेरिका दौरा है और वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। समकक्ष जैक सुलिवन से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आईसीईटी पर पहली उच्च स्तरीय बैठक में वो शामिल हुए हैं। उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की उन्होंने। 5 सचिव स्तर के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। तो एनएसए अजीत डोभाल का अमेरिका दौरा है और इस दौरान कई लोगों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी समकक्ष से भी मुलाकात वो करेंगे और साथ ही साथ कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की उम्मीद की जा रही है। 5 सचिव स्तर के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे इस दौरान। तो एनएसए अजीत डोभाल का अमेरिका दौरा बेहद खास और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो इस दौरान आपको बता दें कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर जब मुलाकात होगी, बात होगी, चर्चा होगी तो फोकस रहेगा, वो समझा देते हैं। वैज्ञानिक शोध और विकास, क्वांटम और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा खोज और अंतरिक्ष और अत्याधुनिक दूरसंचार इसमें शामिल हैं। इसके अलावा टेलीकॉम क्षेत्र में 6G और सेमी कंडक्टर को शामिल किया गया है और आज व्हाइट हाउस में दोनों पक्षों की बैठक का समापन के लिए निर्णयों की घोषणा होने की उम्मीद जो है वो अभी बाकी है। बता दें कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां प्रदान करने पर जोर जो है वो
दिया जाएगा। तो अजीत डोभाल की अमेरिकी यात्रा शुरू हो चुकी है। उन्हें अमेरिका में भारतीय राजदूत रणजीत सिंह संधू के साथ देखा गया और उन्हें वॉशिंगटन डीसी से पहली इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बैठक में हिस्सा लेते हुए भी देखा गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बिहार जेडीयू में लगातार घमासान जो है वो मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पटना में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। सीएम नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बयानबाजी जो है वो लगातार तेज होती चली जा रही है। पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग जो है वो की जा रही है। चुनाव आयोग तक मामला ले जाने की अब तैयारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना हक जो था वो मांगा था। तो आज दोपहर पटना में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बड़ी खबर, अहम खबर, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। जेडीयू में लगातार घमासान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो दोपहर 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा है। अब देखना होगा कि जब वो मीडिया के सामने आएंगे, मीडिया बंधुओं से बातचीत करेंगे, तो उस दौरान वो क्या कहते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग लगातार कर रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नाराज क्यों है। चलिए आपको जल्दी से समझा देते हैं। नीतीश कुमार कुछ खास सलाहकारों से घिरे हुए हैं, ये कहना है उनका। साथ ही साथ ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले 2 साल में मुझे खुद से कभी फोन नहीं किया है, कभी बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। मैंने ही जब जरूरत हुई नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ सत्ता में बैठे ज्यादातर लोग जो हैं वो आए गए वाले हैं, पार्टी में बुलाने पर ही आए हैं और जब पार्टी कमजोर हुई तब उनकी खोज जो थी वो हुई, यानी वो दूसरी जगह चले गए। अपनी बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इनको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा परेशान है, नाराज है नीतीश से। और अब देखना होगा कि जब 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे तो उसके बाद वो अपनी इस नाराजगी को कैसे मीडिया के सामने रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आज से दर्शक जो है वो अमृत उद्यान का दीदार कर सकेंगे। 31 जनवरी से 26 मार्च तक अमृत उद्यान जो है वो खुला रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दीदार आप कर सकेंगे। दरअसल अमृत उद्यान ये वही जगह है जो पहले मुगल गार्डन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान जो है वो कर दिया गया है। तो शाम 4 बजे तक आप दीदार कर सकेंगे। ट्यूलिप की 12 अनोखी किस्मों का आप दीदार यहाँ पर कर सकेंगे। तो 31 जनवरी से 26 मार्च तक अमृत उद्यान जो है वो खुला रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप इसके दीदार कर सकेंगे। ट्यूलिप की 12 अनोखी किस्मों का भी आप दीदार कर सकेंगे। तो दर्शक जो है उनके लिए 31 जनवरी से 26 मार्च तक अमृत उद्यान जो है वो खुला रहेगा। अब आप जाइए, इस गार्डन का आनंद लीजिए। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर के पूरा अंदर आप घूम सकते हैं। ट्यूलिप की 12 अनोखी किस्मों का भी आप दीदार कर सकते हैं। तो आज से राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन था, जिसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि अब ये 26 मार्च तक खुला रहेगा। और अगर किसी को जाना है तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब आइए ऐसे में बात कर लेते हैं अमृत उद्यान की खासियत की कि आखिर क्या क्या इसकी खासियत है। बता दें आपको कि 15 एकड़ में अमृत उद्यान जो है वो फैला हुआ है और साथ ही साथ 150 से ज्यादा किस्मों के गुलाब और ट्यूलिप जो है वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा डैफोडिल्स, एशियाई लिली और अन्य मनमोहक फूलों से ये जो है वो पूरी तरह से गुलजार है। मुगल काल के क्यारियों को यूरोपीय शैली के लॉन के साथ इसमें मिलाया गया है और साथ ही साथ जो मशहूर बगीचों की खास विशेषता जो है ये फिलहाल बना हुआ है। बता दें आपको कि गार्डन में गुलाब के 159 वैरायटीज जो है वो उगाई जाती है और इस गार्डन में 101 तरह के बोगनवेलिया में से 60 वैरायटीज जो है वो गार्डन में 50 तरह के पेड़, झाड़ियां और लताएं, गोल्डन रेन ट्री, फूल वाले टॉर्च ट्री और मोलश्री पेड़ और कई अनोखे पेड़ जो है वो इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ आपको हम बताएं कि दरअसल यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको 300 से ज्यादा स्थायी और अस्थायी कर्मचारी भी इसकी देख रेख के लिए आपको वहां पर इसका कामकाज का जिम्मा, इसको खूबसूरत बनाने का जिम्मा जिनके कंधों पर है वो नजर आएंगे। तो 15 एकड़ में ये पूरा अमृत उद्यान जो है वो फैला हुआ है। 150 से ज्यादा किस्मों के गुलाब और ट्यूलिप जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो अमृत उद्यान की ये खासियत है अपने आप में, क्योंकि इतने ढेर सारे गुलाब, इतनी किस्मों के गुलाब, अलग अलग तरह के फूल जो है एक साथ सिर्फ इसी गार्डन में आपको नजर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आसाराम से जुड़ी बड़ी खबर की। बता दें आपको कि गुजरात कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। गांधीनगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रेप मामले में आसाराम को दोषी ठहराया गया है और आज
सजा का ऐलान होगा। तो बड़ी खबर, अहम खबर, गुजरात कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। तो आज जो है आसाराम की सजा का ऐलान हो जाएगा। गांधीनगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुना है। तो आसाराम पर जो आरोप थे रेप के मामले में, आसाराम अंदर जेल में बंद थे। फिलहाल अब उन्हें रेप के मामले में दोषी करार दे दिया गया है, दोषी ठहराया गया है और आज आसाराम की सजा का ऐलान भी हो जाएगा। तो आसाराम से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो क्या था ये पूरा मामला? दरअसल बता दें आपको कि सूरत की 2 बहनों से रेप की खबर सामने आई थी। साल 2013 में नारायण साईं और आसाराम पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे। पीड़िता की छोटी बहन ने अपनी शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने कई बार रेप किया। आसाराम के आश्रम में दुष्कर्म हुआ। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और साक्ष्य के अभाव में बाकी अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी भी कर दिया था। अब आसाराम की उम्र 80 साल से अधिक है और 10 साल से जोधपुर जेल में वो बंद है और आज उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। तो गुजरात कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहरा दिया है और आज आसाराम की सजा का ऐलान होगा। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट में शरीक हुई झांकियों को आज पुरस्कार दिए जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे के करीब पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लेने वाले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। वहीं उत्तर प्रदेश को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला है। बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों और मार्चिंग टुकड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 3 पैनल नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने विजेता टीम का चयन किया है। पंजाब रेजिमेंट सेंटर की टुकड़ी को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया है। वहीं पसंदीदा झांकी श्रेणी में गुजरात की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। तो चलिए आखिर क्या खासियत है इस झांकी की उत्तराखंड की, जैसे इसे मानस खंड को प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड की झांकी ने इतिहास जो है वो बना दिया है। उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को प्रथम स्थान जो है वो मिला है, प्रथम स्थान दिया गया है। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी ने इतिहास बनाया है। बता दें आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है कि उनके राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। पुराणों में केदारखंड और कुमाऊं का मानस खंड के रूप में वर्णन जो था वो किया गया है। बता दें कि आपको स्कंद पुराण में मानसखंड के बारे में विस्तार के साथ बताया गया है और साथ ही साथ मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना भी महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखी जा रही है और इनमें इस झांकी वो सब कुछ दर्शाया गया था, वो सब कुछ दिखाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बता दें आपको कि कल साल 2023-24 का बजट आएगा और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी और ऐसे में हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। चलिए आइए आपको सुनवाते हैं कि मुंबई के टैक्सी चालकों की आखिर बजट से क्या उम्मीदें हैं। सर तो हो ही रहा है, हर चीज महंगाई है, दाल चावल जो भी है, खाने पीने वाली चीज तो महंगा है। आपकी क्या इच्छा है, क्या किसके दाम कम होनी चाहिए, क्या चीज है? मैं तो सोचता हूँ कि हर चीज कम होना चाहिए। पब्लिक परेशानी, सब पब्लिक है, छोटा बड़ा सब परेशान है, कम तो होना जरूरी है। अभी हमारा जो डेली है क्या बोलता है बहुत बढ़ गया सर। आज 100 रुपये में आता था, आज इस समय पे 120-130 में आ रहा है। ये गैस पेट्रोल पे भाव कम होना चाहिए और महंगाई बहुत है, अभी वो कम भी होना चाहिए। और पिछले साल से ये साल तक कितना आपको मतलब महंगाई कितनी बढ़ी है, क्या और डबल हो गया भाव। ये सीएनजी अभी देखो कितना 60 था, अभी 90 हो गया। पेट्रोल भी कितना बढ़ गया है, सब भाव बढ़ गए। बजट में क्या है, अभी गरीब लोगों के लिए कुछ बजट ही नहीं है ना। गरीब लोगों के लिए कुछ बजट नहीं है। कैसे गरीब लोगों के लिए क्या है, बजट तो बजट इनके हिसाब से बजट चलता है ना। गरीब के हिसाब से बजट चलेगा तो गरीब जिंदा रहेगा। महंगाई कितनी बढ़ी है पिछले बहुत साल से? महंगाई बढ़ी है, डबल दुगना। आमदनी भी किधर बढ़ रही है, जितना उतना है। पगार इसका 12 तो 12 ही है, अभी 20 और चाहिए 12 की जगह तो 12 ही मिल रहा है। बजट क्या करेंगे सर, गरीब लोग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जैसे घर का बाटला पहले 700-800 था, तो अन्ना हजारे अनशन में बैठे थे दिल्ली में। आम आदमी पार्टी बनी, जब से उनका कोई रियायत नहीं। और गैस देखिए तो अभी सीएनजी के दाम सर पहले 250 रुपये में फुल टाकी होती थी, अभी 1000-1100 रुपये फुल टाकी हो जाती है। अभी हम लोग भाड़े पे गाड़ी लेते 2000 के ऊपर होता है, जो अपने को जैसे 200, 300, 400 मिलता है।
तो सुना आपने, बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आम जनता को। कल बजट पेश होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक की। दरअसल आपको बता दें कि आज पहली बैठक होने जा रही है और 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चेन्नई में ये बैठक होगी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की ये बैठक होगी। शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर खास फोकस रहेगा कि कैसे शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। इनके अलावा ध्यान शिक्षा समूह की बैठक से पहले जो है एक सेमिनार का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 13 G20 सदस्य जो हैं वो और अतिथि देश जो हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इस बैठक का आयोजन है। शिक्षा की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। और आज G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक जो है वो होने जा रही है। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चेन्नई में ये बैठक होगी। तो शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर फोकस होगा। अब जब शिक्षा की बात हो रही है तो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप क्यों खास है ये भी समझ लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की रचनात्मक क्षमता का इससे पता लगाया जाएगा। शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर खास फोकस रहेगा, खास ध्यान जो है वो रहेगा और साथ ही साथ भविष्य को लेकर विद्यार्थी अपनी क्षमता का निर्माण जो है वो करेंगे। इनके अलावा विद्यार्थियों को सभी क्षेत्रों में सीखने का अवसर जो है वो मिलेगा और साथ ही साथ शिक्षा और स्किल इकोसिस्टम का बेहतर तरीके से निर्माण जो है वो किया जाएगा। बताएं आपको कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा को सीखने और जानने का अवसर जो है वो इस दौरान मिलेगा। तो शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाए जाएं ताकि भविष्य में आने वाले समय में शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, इसलिए इन तमाम चीज़ों पर खास फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।